हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम अपने दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने ख़त्म कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन और अल्टरनेशन ऑफ वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन है वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है बॉडी में। द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स आर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। एक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन को कोज करती है। इसके बारे में हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। ड्यू टू द इंसेक्ट बाइट एंड इन्फ्लेमेशन लंग्स डिसीजेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन बोवल डिसीजेस। इसमें जो बोवल मीन्स आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको बोवल बोल दिया जाता है। एथेरियोस्क्लेरोसिस, क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव एंड पल्मोनरी डिसीजेस। पल्मोनरी डिसीज आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो जाती है इन्फ्लेमेशन। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कुछ हमारे डिसीजेस के नाम हैं जो कि आगे हम इसमें हम पढ़ेंगे। और इनमें क्या होती है, जनरली इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हमारी बॉडी में होती है। WBCs and chemical protect the body from the infection and the foreign substances such as a bacteria and virus। जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस एंटर करता है तो जो WBC और केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन बैक्टीरिया से और वायरस से। द केमिकल रिलीज फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। जो केमिकल्स ये रिलीज होते हैं ये होते कहाँ पे हैं, जहाँ पे हमें इंजरी हुई है उस जगह पे केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं। तो जैसे कि आपका हिस्टामिन हो गया, काइनिन हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये केमिकल्स क्या करती हैं, देखो जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो एक इन्फ्लेमेशन में हमने क्या पढ़ा था, पेन भी हो सकता है, पेन, स्वेलिंग और हीट वगैरह, ठीक है, उसमें रेडनेस भी हो सकती है। तो ये केमिकल्स, ये जो हार्मोन्स आप कह सकते हो, जब ये रिलीज होते हैं तो ये करते हैं उस साइड पे पेन। जैसे कि हिस्टामिन है, हिस्टामिन स्वेलिंग कोज करता है, ठीक है। तो एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। तो WBCs आर रिलीज टू द प्रोटेक्ट एंड रिपेयर द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस। जो हमारी बॉडी है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है और रिपेयर करता है। जब हमें कोई कट लग जाता है, सपोज करो कि ये कोई कट लगा है हमारी बॉडी में, ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, केमिकल रिलीज होंगे। जब ये केमिकल रिलीज होंगे, अब जैसे ये कट लगा है, पहले तो क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जो ये ब्लड है ये ज़्यादा बाहर ना जा पाए, पहले क्लॉट बना लेंगे, ठीक है। फिर जो ये केमिकल्स हैं इसको रिपेयर करेंगे। इस जो यहाँ पे कट लगा है उसके नए नए जो सेल्स होंगे उसको बना के उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये रिपेयर करने का काम भी करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू इंजरी। तो टिश्यू इंजरी में क्या होगा, जहाँ पे हमें इंजरी होती है वहाँ पे क्या होंगे, केमिकल्स रिलीज होंगे। रिलीज ऑफ केमिकल्स फॉर लोकल इफेक्ट, हिस्टामिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे हमने ऊपर बात की वही वाले केमिकल्स रिलीज होंगे। उसके बाद अब देखो, जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो उसके बाद बॉडी में क्या होता है, वैसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल है, देखो जब ये केमिकल्स क्या होंगे, सपोज करो ये केमिकल है, जैसे ये कोई वेसल है, यहाँ पे कट लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कट लगा है उसके बाद क्या होगा, पहले तो ये डायलेट हो जाएगा ताकि ब्लड ज़्यादा ना जा पाए, ठीक है। इधर से भी कंप्रेस होगा, इधर से भी, अगर ब्लड ज़्यादा नहीं जा पाएगा आगे इसकी वजह से, क्योंकि ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये डायलेट होगा, सॉरी यार डायलेट का ये नहीं होगा, सॉरी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का डायलेट मीन्स खुल जाता है ताकि जो हमारे इन्फेक्शंस है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जा सके। तो पहले क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। उसके बाद जो हमारी कैपिलरीज हैं उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। देखो जब हमारी जो सपोज करो यार कि ये कोई यहाँ पे कट लगा है, पहले क्या होंगे, डायलेट होगी, क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगी। जब डायलेट हो जाएंगी तो यहाँ पे जो ब्लड का अमाउंट है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। जब वो बाहर आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो वो हमारे कहाँ पे टिश्यूज़ में चला जाएगा, या स्किन के जो नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके
उसके बाद क्या होगा, कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस क्या होता है, वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होंगे। उसके बाद देखो, जब वैसोडाइलेशन हो गई तो जब ब्लड का फ्लो बाहर आ जाएगा थोड़ा अमाउंट में, उसकी वजह से कुछ रेड ब्लड सेल भी बाहर आएंगे। जब रेड ब्लड सेल बाहर आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस शो हो जाएगी हमारी स्किन पे। और जब वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड का जो हीट, जब जो वोम होते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है, हमारा वोम होता है, तो उसकी वजह से क्या होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से। और जो न्यूट्रिशंस है, ऑक्सीजन है अवेलेबल फॉर द टिश्यूज रिपेयर, जो हमारे यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। ये जब इंक्रीज कैपिलरीज, जब कैपिलरीज इंक्रीज होंगी, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस है अवेलेबल होते हैं हमारे इसमें, तो वो रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब आपको कट लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो प्रोटीन राइस फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट होता है वो एरिया, उस एरिया पे, क्योंकि प्रोटीन जब हमारी वेसल्स क्या होगी, डायलेट करेगी, तो वहाँ पे प्रोटीन और जो रेड ब्लड सेल होंगे, जो बड़े बड़े साइज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जब रिपेयर करने के लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए, आपको पता है क्लोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लोटिंग जब स्टार्ट होगी, क्लोटिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्लड एस्केप इनटू द टिश्यू एंड टिश्यू स्पेस। अब देखो, जब प्रोटीन राइस फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेन, एडिमा। एडिमा क्या होता है, जब स्वेलिंग हो जाती है, जब फ्लूइड एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको एडिमा बोल देते हैं। और ब्लड क्लोट। अब जब यहाँ पे जब ब्लड क्लोट होती है तो वहाँ पे कैस्केड रिएक्शन होती है। कैस्केड रिएक्शन क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड का क्लोट बनाने के लिए, ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो ना बहा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। तो इस केस में क्या होता है, देखो पहले मैं इस डेफिनेशन को अगर आपको बताना चाहूँ तो अल्टरेशन क्या होता है, अल्टरनेशन मीन्स बदलाव आना। किसमें बदलाव आएंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो में। जो वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है, मीन्स जो आपकी वेसल होती है उसकी परमेबिलिटी में क्या होंगे, बदलाव आएंगे। क्योंकि जब भी हमें इंजरी होती है तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे वैसो डायलेशन हो रही थी, और वैसो डायलेशन होने के कारण क्या हो रहा था, परमेबिलिटी बढ़ चुकी थी, और वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देयर इज excessive fluid escape और fluid loss seen in the vessels। जब हाइड्रोस्टैटिक रिएक्शन हमारे इसमें होती है तो हमारा जो फ्लूइड होता है वो escape हो जाता है, और जो फ्लूइड, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस भी हो जाता है, कहाँ से, वेसल से। एंड नाउ if this fluid loss is without increasing vascular permeability then it is a transfusion। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, जब आपकी बॉडी से, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी नहीं हुई है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल आपका जो ब्लड फ्लो होता है, जो नॉर्मल आपकी परमेबिलिटी होती है, उस टाइम पे ब्लड जो परमेबिलिटी में आपका जो ब्लड है, ब्लड के सेल और जो प्रोटीन होते हैं वो आपके वेसल से बाहर नहीं आ पाते, तो उसको ही बोल देते हैं ट्रांसडक्शन। बट अगर आपको इंजरी हुई है या आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन वेस्कुलर परमेबिलिटी गेट इंक्रीज। अगर आपकी अगर आपको इन्फेक्शन या कोई इंजरी हो गई है तब ये केस होगा। ड्यू टू दिस देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो कम आउट विद दिस फ्लूइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्यूडेट। तो एक्सक्यूडेट क्या होता है, जब आपका जो इंजरी हुई है तो इंजरी की वजह से वैसोडाइलेशन होने के कारण आपके जो रेड ब्लड सेल और जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाहर आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सक्यूडेशन हो जाता है। एंड दिस प्रोटीन रिच फ्लूइड दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द वेस्कुलर इज नोन एज द फ्लूइड एक्सक्यूडेट। जब आपका जो ये फ्लूइड है आप वेसल से बाहर आएगा, वेसल से बाहर आते ही क्या हो जाएगा, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड एक्सक्यूडेट। अब एक यहाँ पे टर्म है एडिमा।
वैसे तो एडिमा आपको पता ही होगा, बट लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड एक्यूमुलेट इन अ इंटरस्टिशियल स्पेस। जब फ्लूइड जो होता है हमारा वेसल से, जब फ्लूइड जो होता है, देखो सपोज करिए हमारी वेसल है और इस वेसल से जब ये फ्लूइड बाहर आएगा, बाहर आके टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, बाहर तो टिश्यूज़ होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब यहाँ पे इकट्ठा होगा तो ये इसको एक्यूमुलेशन बोल देते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन, उसको एक्यूमुलेशन बोल देते हैं। तो जब ये फ्लूइड बाहर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे वो फ्लूइड उस साइड पे जाके स्वेलिंग कोज कर देता है, तो उसको ही एडिमा बोल देते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम फैक्टर्स इन्वॉल्व द अल्टरेशन ऑफ वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो पहला जो फैक्टर होगा हमारा फिजिकल फैक्टर है और एक है केमिकल फैक्टर होगा। तो फिजिकल फैक्टर में क्या होगा, टॉक्सिन्स एंड फिजिकल एजेंट में कॉज नेक्रोसिस ऑफ वैस्कुलर। इसमें क्या हो, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं और जो फिजिकल एजेंट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, हमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन एडिशन टू द transient and vascular leakage caused by some inflammation stimuli and certain other stimuli। इसमें क्या होता है, हमें जब वो जो एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट और टॉक्सिन्स होते हैं, उसकी वजह से जब इन्फ्लेमेशन होती है और वो क्या करते हैं, उस साइट पर जाकर सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं और उस केमिकल, वो जो केमिकल होते हैं वो हीट कोज करते हैं, हीट कॉल। पर जो एग्जाम्पल है वो हमारे फिजिकल एजेंट की हैं, क्योंकि जब हमें हीट हो जाती है, कॉल हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल है, इससे एडिमा हो सकता है। और यूवी जो लाइट है, एक्सरे, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, कोरेसिव केमिकल्स और कोस डिलेयर्ड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज। नेक्स्ट है केमिकल मीडिएटर्स। Chemical mediators of acute inflammation may cause the retraction of endothelial cells, and these mediators are released either from cells or plasma protein derived। जो प्रोटीन होते हैं, जो देखो जो केमिकल मीडिएटर होते हैं ना, जैसे ऊपर हमने देखा था फिजिकल में हमने हीट कॉल वगैरह के बारे में पढ़ा था, बट केमिकल में हम केमिकल्स पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, वेसल्स इन द सर्टेन नर्वस सिस्टम, जो वेसल्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में कुछ वेसल्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आर द रिलेटिव इनसेंसिटिव टू द केमिकल मीडिएटर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, इसलिए जो केमिकल्स हैं, अगर वो केमिकल्स हमारे ब्रेन में जाके कुछ गड़बड़ी करते हैं तो इन्फ्लेमेशन कोज होती है। और आपको तो पता ही है, जो ब्रेन में अगर एक बारी कोई चीज़ हो जाती है या कोई भी जब भी हमें कोई भी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, माइग्रेशन ऑफ WBCs और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।